Hello student, welcome to कात्यायन Academy. Student, today I am going to start your chapter height and distance और आज का जो बच्चों हमारा लाइव सेशन है वो height and distance चैप्टर का है. बच्चों ये हमारा एक एप्लीकेशन चैप्टर है जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस की जब हम लोग बात करते हैं कि आखिर बच्चों यूज कहाँ है ट्रिग्नोमेट्री का. बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर करते हैं कि सर आखिर इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है. तो बच्चों बेसिकली डेली लाइफ में जो यूज है ट्रिग्नोमेट्री का वो हमें इस चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ने के लिए मिलता है. बच्चों एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप बहुत सारे एप्लीकेशन सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट कंडीशंस पे बेस. बच्चों कंडीशंस किस तरीके की, जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना चाहते हैं विदाउट बिल्डिंग के टॉप तक जाए उसको मेजरमेंट किए. यानी कि ये चैप्टर की खासियत है कि सिर्फ आप जमीन पे खड़े रहकर ही उस बिल्डिंग की एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हाइट फाइंड कर सकते हैं. बच्चों ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट जहां पर आप इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस में इस एप्लीकेशंस का यूज करते हैं इंटीग्रेशंस में. उसी का एक चैप्टर बच्चों हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है. और रही बात बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बच्चों कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है ना, आते तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन 4 मार्कर तो सारे बच्चे हमारे जानते हैं कि आता ही है. कभी कभी एक 2 मार्कर में भी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाता है तो 6 मार्क्स श्योरली तय है. 6 to 8 मार्क्स लगभग तय है इस चैप्टर से कि श्योरली आएगा ही आएगा. बच्चों तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पास कंडीशन सारी लगती हैं जो आपको वो पता हो जाती हैं क्योंकि बहुत सीधे से एप्लीकेशंस हैं. तो चलिए आज बच्चों इसी बेसिक एप्लीकेशंस पे बात करते हैं और आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आज के सारे बेसिक्स पॉइंट क्लियर करते हैं. सो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले यहां पर 2 बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में बच्चों बाकी सारी चीजें आप पहले से सीख चुके हैं. देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास इससे पहले हम लोग ने करी, वहां पर हम लोग ने साइन कॉस टेन ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े बच्चों क्या होते हैं, कैसे उसके फॉर्मूले आप अप्लाई करते हो, कहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनस लगता है बच्चों, कहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगता है और कहां पर कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं, वो सारे फॉर्मूले वाला सेक्शन बच्चों आपने वहां पर कंप्लीट आई होप कर लिया होगा. सो अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक एप्लीकेशन हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं. बच्चों एक अच्छा सा फिगर, मैथ्स में फिगर देख के अच्छा लगता है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें तो अच्छे फिगर बच्चों देखते ही रहते हैं. देखिए उस सब्जेक्ट में खुद ही इतना ज्यादा अट्रैक्शन है. मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां अट्रैक्शन हमको और आपको मिलकर बनाना पड़ेगा. ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका अट्रैक्शन पूरा बना रहे और आप इन सारी कंडीशंस को अच्छे से समझ पाए. देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का. बच्चों ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखिए यहां पर पिक्चर इस चीज को कंप्लीटली शो कर रहा है कि आखिर एंगल ऑफ एलिवेशन का बेसिक मींस क्या है. यहां पर बच्चों ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना. अब ये ऑब्जर्वर कोई भी हो गया, ठीक. अब इस ऑब्जर्वर को बच्चों इस ये जो ट्री है इस ट्रेड के एकदम टॉप पॉइंट जो कि ए से डिनोट किया गया है इसको वॉच कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. उसको अपने आईज से जरा देखिए ध्यान से कितना एंगल एलिवेट करना पड़ेगा. साइट ऑफ विजन भी मिलेगी बच्चों, ये साइट ऑफ विजन है. अब ये क्या होती है इस चीज को हम लोग जरा थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच करके देखते हैं. आपने अपने पास अपने कान के पास एक क्या करिए बच्चों, एक टॉर्च है ना, टॉर्च लाइट, एलईडी लाइट जिस टाइप की जो होती है, लेजर लाइट, उसको रखिए और जितना आप अपने आईज को एलिवेट करेंगे स्टॉप को देखने के लिए बच्चों, वो देखिए टॉर्च भी उतना ही एलिवेट होगी और जैसे उसकी रोशनी जाएगी ना बच्चों, समझ लो जिस लाइन में जा रही है वो रोशनी, वो समझिए आपकी लाइन ऑफ साइट है, यही साइट ऑफ विजन है बच्चों. ये बेस के साथ जितना एंगल क्रिएट करेगा. अब आपको ये समझिए, आप नीचे खड़े हो, अपने से ऊपर की चीज को, यानी आप हुए ऑब्जर्वर, ये पर्सन क्या हुआ, ऑब्जर्वर हुआ. और बच्चों जिस चीज को ये देख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट है एकदम टॉप पर और ऑब्जर्वर है हमारा नीचे. क्लियर. तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जर्वर और ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. अब बच्चों जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर नीचे होगा, तो उसको अपने आईज के हॉरिजॉन्टल लेवल से एलिवेट करना पड़ेगा, अपने आईज के एंगल को उठाना पड़ेगा. और इस सिचुएशन में जो भी एंगल क्रिएट होगा उसके लाइन ऑफ साइट के साथ और बच्चों उसके बेसिक हॉरिजॉन्टल के साथ, उसके बिटवीन के इस एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशंस कहते हैं बच्चों. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. चाहे आप इसको थीटा से डिनोट करिए, चाहे ए से डिनोट करिए, जिससे भी चाहे डिनोट कर ले, क्योंकि बच्चों अभी तो हमें पता नहीं क्या है. अब मे भी एग्जैक्ट ये 30 भी हो सकता है, 40, 45, वो तो आपके ऑब्जेक्ट के हाइट पर डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा ये हाइट ज्यादा होती जाएगी बच्चों, ये हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता जाएगा. इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट सेम है, आप इस ऑब्जेक्ट से दूर हो जाएं, यानी जितना आप दूर होते जाएंगे सो बच्चों ये एलिवेशन भी डाउन होता चला जाएगा. आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं. जैसे मान लीजिए पर्सन यहां ना होके कहीं यहां पर होता, सो इस सिचुएशन में इसका जो आई साइड का जो विजन होता है बच्चों, वो अपने आप क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, डाउनफॉल कर जाता है. आप खुद से इसे सोचिए, जैसे
प्लेन आपके सर के ऊपर है तो आप सीधे 90 डिग्री ऐसे देखोगे, और जैसे जैसे बच्चों वो दूर होता जाएगा, आपसे दूर चलता चला जाएगा, तो आपके आई साइड का विजन लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। तो बच्चों ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा, हाइट चाहे सेम रहे, तो भी ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो डाउन कर सकता है। कहेंगे सर ऐसी सिचुएशन में आंसर चेंज नहीं हो जाएगा? बच्चों आंसर चेंज नहीं होगा। देखिए हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उतना दूर हो गए, है ना, तो ये लाइन भी तो उसी हिसाब से आपकी जो डिस्टेंस थी वो भी ऑब्जेक्ट से दूर हो गई, तो ये भी इफेक्ट पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा, तो वो उसको बैलेंस कर लेगा। ओके, तो इस तरीके से आप बेसिकली आई होप समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को बॉटम से नीचे खड़े होकर ऊपर की टॉप के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो एंगल क्रिएट होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों हाइट पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप आगे एक आप पॉइंट फिक्स कर दीजिए और इस ऑब्जेक्ट की हाइट को लगातार बढ़ाते चले जाइए, तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे एक कंडीशंस पे बेस्ड, जैसे अनफिनिश्ड टावर है, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। अभी मान लीजिए टावर यहीं तक बना है, अब आप यहाँ पर फिक्स एक ऑब्जेक्ट पे खड़े होकर इसको यहाँ से देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कुछ एंगल थीटा बन रहा है। अब बच्चों इसमें क्या हुआ कि 1 मंथ के बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया टावर, आपने फिर उसी जगह पे पहुंचे, वहीं से फिर ऑब्जेक्ट को टॉप को देखेंगे, तो बच्चों अब टॉप ये नहीं ये हो गया। तो देखिए आई साइड का विजन बदला कि नहीं बदला? बच्चों हाइट इंक्रीज हुई तो सेम अगर डिस्टेंस है तो आपका आई साइड विजन भी क्या होगा, जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा बच्चों वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, तो ये तो है एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी। चलते हैं दूसरी चीज को समझते हैं बच्चों, जो इसी से रिलेटेड है, हमारे इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो है बच्चों हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इस चीज को समझिएगा बच्चों। यहां पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, आज हम लोग सब पिक्चर पे बात कर रहे हैं। सो बच्चों हमारा भी जो मैथ्स है वो भी हमारी कलरफुल हो गई, अच्छा लगता है देख के कि मैथ्स भी थोड़ी कलरफुल हो जाए। खैर यहां पर बच्चों एक बिल्डिंग है सुंदर सी, और आप इस बिल्डिंग के एकदम टॉप फ्लोर पर हैं। ओके, अब भाई बिल्डिंग कहाँ चलेगी, वापस बैक करके लाते हैं बच्चों। पहले तो देखिए बच्चों ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ठीक है ना, और टॉप फ्लोर पर आप यहां पर पहुंच गए, ठीक है। और यहां से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड सरफेस पे सी पे रखा हुआ है, और उसकी कुछ 60 मीटर डिस्टेंस है, यानी कि इस पूरी बिल्डिंग से जो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करोगे आप, तो वो ऑब्जेक्ट 60 मीटर दूर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ। जरा देखिए पोजीशन बच्चों चेंज हुई है, अभी ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया है और ऑब्जर्वर हमारा कहां पर है, टॉप पर है। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में जब यहां पर ऑब्जर्वर है बच्चों, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट होगा वो तो ये लाइंस, बेसिक हॉरिजॉन्टल तो यही फॉर्म हुआ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अब उसको अपने इस बेसिक आई साइड विजन से क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा अपने आईज के एंगल को, है ना। देखिए नीचे की ओर डाउन करना पड़ेगा। सो जितना एंगल ये डाउन करेगा, मान लेते हैं वो 30, 60 थीटा कुछ भी हो जाए, जितना एंगल बच्चों ये डाउन करेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को ही हम लोग बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो आई होप आपने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बेसिक को सीखा। दोनों में फर्क बच्चों इतना है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा नीचे हो और ऑब्जर्वर ऊपर है, टॉप पर है, और वो टॉप पे खड़े होकर किसी नीचे की चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हॉरिजॉन्टल से अपने आइज के एंगल को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में इस हॉरिजॉन्टल के साथ जितना भी उसका एंगल क्रिएट होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप बच्चों आपने इस चीज को समझा। तो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हमने यहाँ पे 30 से शो किया है बच्चों। अब आप तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस होगी, थीटा 30, 60 समथिंग जो भी हो, वो आप हिसाब से उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात। कभी कभी बच्चों आप जरा देखिएगा, किसी किसी फिगर में एक साथ आपके पास डबल सिचुएशंस आ जाती हैं। देखिए ये वो सिचुएशन है जहां पर आपके एक साथ दोनों ही एंगल फॉर्म हो रहे हैं बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, अभी हम लोग आपके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो वहां पे हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर ऑब्जर्वर एक ही हो, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। देखिए यहां पर ही इस चीज को वॉच करिए, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। क्लियर? तो ऑब्जर्वर हमारा एक पर्टिकुलर किसी पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। ओके, अब एक ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया ये प्लेन, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया बच्चों हमारा क्या, ये हो गया हमारा शिप। तो दोनों की सिचुएशन देखिए, ये तो उसका आइज का हॉरिजॉन्टल, ये तो उसका आइज का बेस हॉरिजॉन्टल हुआ। क्लियर? जब वो यहीं से खड़े होकर प्लेन को देखेगा बच्चों, प्लेन को वॉच करेगा, तो यानी अपने बेस लेवल से उसको आई साइड के विजन को ऊपर करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा एंगल क्रिएट होगा बच्चों, एंगल क्रिएट होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना।
तो ये तो समझ गए भाई, ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। अभी हम लोग ने सिचुएशन को क्लियर किया है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर होता है, ऑब्जर्वर नीचे है, तो आपको उसे अपने आई साइड के विजन को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा। और बच्चों यहीं से फिक्स इसी सिचुएशन, सब कुछ सिचुएशन वही है लेकिन ऑब्जेक्ट बदल गया। अब जरा देखिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर की पोजीशन से बच्चों नीचे हो गई, यानी ऑब्जेक्ट इस बार हमारा नीचे हुआ और ऑब्जर्वर हमारा ऊपर है। जैसे कि आपने सेकंड वाली सिचुएशन में देखा था, उस बिल्डिंग वाली सिचुएशन में कि ऑब्जर्वर हमारा बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हो गया था और नीचे जमीन की किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को वो वॉच कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में उसको अपना एंगल डाउन करना पड़ा था, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हुआ था। सो बच्चों यहां पर भी देखिए वही सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बच्चों चेंज हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट हमारे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को वॉच कर रहा है, तो एक सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है और बच्चों दूसरी सिचुएशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। बस इस चीज को समझाने का इतना हमारा रीजन है बच्चों कि एक ही कंडीशन पर, एक समय पर, एक ही ऑब्जर्वर के साथ अगर ऑब्जेक्ट बदल जाएं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक साथ क्रिएट हो सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, उस ऑब्जेक्ट को वॉच करेंगे तो उसी समय पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और बच्चों जैसे ही आप किसी नीचे के ऑब्जेक्ट को, अपने से नीचे के ऑब्जेक्ट को वॉच करने लगेंगे, जैसा कि वो शिप को वॉच कर रहा है, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा। ओके, तो ये तो एक और सिचुएशन है। चलिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग समझते हैं और यही हमारा बेसिक्स है जो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये इस चीज को समझिएगा, ये एक हमारा अच्छा एप्लीकेशन है बच्चों। एक आपसे क्वेश्चन भी इसी के बीच में किया गया है कि डज एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन? क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल हो सकता है कि नहीं? बच्चों इस चीज को हम लोग यहां से समझने की कोशिश करते हैं इस फिगर के माध्यम से। देखिएगा, इस फिगर को अगर हम लोग अच्छे से वॉच करें, इफ यू हैव टू वॉचिंग दिस फिगर केयरफुली, सो लुक एट दिस, दिस इज अ बर्ड, है ना, सभी जानते हैं। और ये क्या है? ये हमारा चूहा है। सो बर्ड, और ये हमारे पास भाई एक यहाँ पर रैट है। अब ये बर्ड है, क्या है ये तो अब यही जानेगा, ठीक है ना, फिगर है हमारे सामने, बर्ड समझिए। तो यहां पर ये बर्ड की आइस का हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ। देखिए, जिसकी हम लोग अभी तक बात कर रहे थे बच्चों कि जितना उसका ये आइस का हॉरिजॉन्टल लेवल है, जब ये बर्ड इसको वॉच करेगी बच्चों, जब ये बर्ड इसको वॉच करेगी तो बर्ड के लिए ये हो गया क्या? ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और ये देखने वाली है बच्चों ऊपर से बैठ के। ये लाइन ऑफ साइट ऑफ विजन अगर इसका है तो ये समझ लीजिए ये दोनों के लिए एक ही होगा बच्चों। साइट ऑफ विजन अभी देखिएगा दोनों के लिए एक होगा। तो बच्चों यहां से जब ये इसको वॉच करेगी, आई कांटेक्ट हो जाते हैं, तो अगर आई कांटेक्ट हो गया तो दोनों बच जाएंगे। वो भागेगा पकड़ने के लिए, वो दौड़ेगा बचने के लिए, ठीक है ना। सो यहां पर देखिएगा, सो ये बच्चों यहां से इसको वॉच करेगा, देखेगा पकड़ने के लिए। और बच्चों ये जो एलिवेशन, ये जो एंगल क्रिएट होगा, एलिवेशन नहीं बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्रिएट होगा, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों जो एलिवेशन डिप्रेशन ये क्रिएट होगा, बार बार एलिवेशन हम लोग बोल देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों क्रिएट होगा। ये जरा देखिए, वॉच करिए कि इस रेड के लिए क्या एलिवेशन के इक्वल हो सकता है, जरा वॉच करते हैं। देखिए, अगर आप देखें तो ये दो क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल बेस है, तो दोनों पैरेलल होंगे श्योरली। और ये एक तरीके से जो लाइन ऑफ साइट ऑफ विजन दिख रही है बच्चों, ये दो पैरेलल को काटने वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और बच्चों जब दो पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, सो ये दोनों एंगल कौन से एंगल होते हैं? हमारे सारे मैथ्स के धुरंधर तो जानते ही होंगे बच्चों, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल होते हैं अल्टरनेट। यानी अल्टरनेट एंगल होने की वजह से हमारे ये जो एंगल हैं वो बच्चों इक्वल होते हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आप सबको पता है कि इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर देखिए ध्यान से, तो ये अल्टरनेट एंगल ही है, यानी थीटा इज इक्वल टू फाई कह सकते हो आप। थीटा जो है वो फाई के इक्वल होगा, और एक्चुअल में थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और ये जो फाई दिख रहा है ये इस किसके लिए? इस रेड के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब बच्चों ये भी तो इसको देखेगा, अब ये उसको देख रहा है तो वो भी इसको वॉच करेगा। जब ये वॉच करेगा तो इसके लिए भी साइट ऑफ विजन बच्चों यही है, यानी ये अपने लेवल से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देख रहा है। सो अपने लेवल से ऊपर के ऑब्जेक्ट को जब देखेगा तो ये जो फाई होगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को ही एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और बच्चों हम कह रहे हैं कि यस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे जो हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं, इसके लिए जो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसके लिए जो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है बच्चों, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पैरेलल टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर? तो बच्चों अगर पैरेलल हैं तो यस, इसका आंसर आप देख सकते हैं, यस एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल हो सकता है किसके? एंगल ऑफ डिप्रेशन के। सिचुएशन ऐसी बनती है तो बच्चों ऐसा हो जाता है।
तो आई होप आपने इस चीज को समझ लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल हो जाता है, ये थीटा और फाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर कहीं से आपको डिप्रेशन एंगल पता है तो आप एलिवेशन भी फाइंड कर सकते हैं, और बच्चों अगर एलिवेशन पता है तो आप इसका डिप्रेशन एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये बेसिक्स जो यूज होना है ज्यादातर क्वेश्चंस में, इस सारे बेसिक पॉइंट को बच्चों अच्छे से वॉच किया, देखा, सीखा कि आखिर क्या रिलेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में, क्या होते हैं हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई होप आपने इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने इस चीज के बारे में क्वेश्चन भी किया था, कुछ हमारे पास क्वेरीज भी थी कि सर ये बताइए कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होते क्या है, इस चीज को डिस्कस कर दीजिएगा। तो हम लोग ने पूरी कोशिश की कि बच्चों आपको विजुलाइज करके अच्छे से समझा सके, जिससे आप हर चीज को अच्छे से क्लियर कर सके। देखिए जो चीज आप वॉच करते हो, देखते हो, वो चीज हमारे माइंड में ज्यादा दिनों तक, ज्यादा देर तक, ज्यादा अच्छे से क्लियरली रहती है। बच्चों देखते तो हम लोग मैथ्स के बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन फिर भी वो समझ में कम आता है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए बच्चों, हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप हर चीज को अच्छे से प्रैक्टिकल व्यू के साथ समझ सकें, देख सकें, जिससे आप उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो बच्चों ये तो इतना ही बेसिक्स जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। और बेसिक्स में बच्चों क्या लगेगा भाई, ये सारी वैल्यूज, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सारे बच्चे कल सीख चुके हैं, हम लोग जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सीखी थी वहां पर आपको बताया था कि जो एक ट्रायंगल है उसके बेस पर आप फॉर्मूले को अच्छे से बना के देख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो P/H के बेस पर आप साइन थीटा का फॉर्मूला ले सकते हैं। नहीं अगर बच्चों आपको ध्यान है, वैसे ध्यान होना चाहिए था, लेकिन होगा भी हमारे सारे बच्चों को। लेकिन फिर भी अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर नहीं याद है तो आप P और है ना HHB, वो हमारे सारे बच्चे जानते हैं, तो उसकी हेल्प से आप हर एक फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सकते हैं। सो कॉस थीटा, देखिए ये बेस अपॉन हो जाएगा, यानी B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका और इसका रेशियो। ऐसे ही टेन थीटा, बच्चों ये टेन थीटा बस आपने याद कर लिया, अब समझ लीजिए आपके लिए सारे टी रेशियोज जो है वो ध्यान हो गए, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P/B। बाकी के तीन इन्हीं के रिवर्स होते हैं। जैसे साइन का रिवर्स बच्चों पता है आपको कॉसेक है, तो कॉसेक में H/P लग जाएगा, है ना, यूं H/P। यहां पर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का रिवर्स सेक होता है, तो बच्चों सेक का हो जाएगा H/B। क्लियर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और बच्चों जब हम टेन का रिवर्स कॉट की बात करेंगे, सो कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से रिवर्स कर दीजिए, तो बाकी के बचे हुए 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि आखिर वहां पर क्या चलता है। तो बस इन सिचुएशंस को, इन कंडीशंस को, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूले याद रखने हैं, प्लस इसके साथ मैंने आपको एक टी रेशियो टेबल भी बच्चों सिखाई थी। तो उस टी रेशियो टेबल में भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। मतलब बहुत सारी चीजें क्या, वही सारे एंगल्स याद रखने पड़ेंगे बच्चों। एंगल्स 30, 60, 90 जो भी आपको वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यू एकदम रिवाइज करके, लर्न करके अच्छे से रखिए। क्योंकि बस अगर इतनी सारी चीजें अगर आपको अच्छे से याद है, ध्यान से आपको पता है, डायरेक्टली पता है कि किस तरीके से कहां पर कौन सा रेशियो लगना है, क्या एंगल की वैल्यू है, तो बस आप कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में मेरे हिसाब से फंस नहीं सकते, और फंसना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। तो वो 4 मार्क्स आपके हैं, आप ये मान के चलिए, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे, कुछ आपके क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लेते हैं, इसी के बेस पर आपकी थोड़ी सी सॉल्विंग भी करेंगे क्वेश्चंस की, और बच्चों आपकी क्वेरीज को भी दूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन अच्छे से वॉच करिएगा। अनुज प्रताप सिंह जी ने क्वेश्चन किया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, एक क्लाउड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज x एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक y, क्लियर, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज समथिंग दिस। अब हम लोग इस चीज को डिकोड करेंगे, हम लोग सॉल्विंग करेंगे। देखिए हमारा मेन मोटिव था क्वेश्चन समझ लेना, उतना मैं समझ गया कि क्या है, बाकी आंसर हम लोग देखेंगे कि क्या है। ये ब्रैकेट था, जैसा कि था बच्चों, आपने जैसा अनुज जी आपने यहाँ पर सेंड किया था क्वेश्चन, वैसा का वैसे ही यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई इतना है, ऐसा ही जैसा आपका एग्जैक्ट है वैसे ही सॉल्व कर दे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन की कंडीशन को अगर वॉच करिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लाउड है, ओके। और ये क्लाउड जो है ये कहां से देखा जा रहा है बच्चों, एक लेक से h मीटर अबव। तो सबसे पहले तो एक लेक बना लेते हैं, ठीक, समझिएगा ध्यान से। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर फिगर क्लियर है तो समझ लीजिए कि फिर सारी कंडीशंस क्लियर हैं। अगर आपको एक बार फिगर समझ में आ गया कि कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं, तो बच्चों फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी लेक। अब जैसी बन पाई है, क्योंकि ये मेरा फिगर, ये वो विजुलाइज फिगर नहीं है बच्चों, ये हमारा फिगर है, ठीक है ना। हमारा मतलब इसका लेक का, ठीक है। चलो यहां से देखो, तो यहां पर इससे कितने मीटर अबव, h मीटर, ऐसा कुछ।
ये देखिए कहां पे कंडीशंस थी, हाँ h मीटर अबव बच्चों, तो ये कैपिटल एच दे दिया, चलिए मैं भी कैपिटल एच ले लेता हूं, क्वेश्चन के साथ कोई चेंजेस नहीं है ना, क्वेश्चन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हुआ h मीटर अबव है पॉइंट, और इस पॉइंट से हम लोग यहां पर एक क्लाउड है, क्लियर, इस क्लाउड को ये वॉच कर रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब आप भाई h मीटर अबव है, क्लाउड तो काफी ऊपर होगा, यानी कि क्लाउड जो है हाइट पर है, ऑब्जेक्ट हमारा हाइट पर है, ऑब्जर्वर उससे थोड़ा नीचे है, तो कौन सा एंगल क्रिएट होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बेस के साथ। सो बच्चों इसका तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये कुछ होगा, है ना, अपने इस हॉरिजॉन्टल लेवल से ये कुछ एंगल क्रिएट करेगा, और वो एंगल हमें दिया हुआ है x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। देखिए अबव द लेक इज x एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, अब बच्चों बनेगी इसकी रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये है हमारा वाटर सरफेस जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये है बच्चों बॉटम, तो यहां पर उसका एक क्या बन गया, यहां पर उसका एक रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गया। सो यहां से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, सो देखिए ये बना हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ध्यान से, अभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप h मीटर अबव थे, लेकिन क्लाउड और भी ऊंचा होता है, ठीक है ना। तो क्लाउड को जब वॉच कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल आपका ये है, आपके इस हॉरिजॉन्टल लेवल से आपको आइज के एंगल को उठाना पड़ेगा अगर आपको ऊपर देखना है, किसको, क्लाउड को। लेकिन जब उसी क्लाउड की रिफ्लेक्शन को आप देख रहे हो वाटर पे, सो यहां पर उसकी रिफ्लेक्शन जो क्रिएट हो रही, उसको जब आप वॉच करोगे, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा, क्योंकि आप झील से ऊपर हैं h मीटर अबव, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि झील के जो रिवर है, जो झील है, जो भी है, उससे आप h मीटर ऊपर एक सरफेस पे खड़े हैं, और वहां से बॉटम पर वॉच कर रहे हैं। तो बच्चों आप टॉप पे हो, वो चीज नीचे है, तो ऐसी सिचुएशन में ये तो y हो गया भाई, यही है हमारा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बच्चों ने हमें दिया कि भाई ये y होगा, तो ये तो y हो जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं कि ये सर ये हाइट हम लोग अभी कहेंगे किसी सेम है, उसका रीजन समझिए। देखिए ये प्लेन मिरर जैसा वर्क करता है, वाटर सरफेस प्लेन मिरर जैसा वर्क करता है। अब बच्चों हम लोग ने प्लेन मिरर की कंडीशंस देखी है, देखिए सीखिए, प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है, अगर आप इससे 5 मीटर दूर हैं, तो आपकी जो इमेज बनेगी बच्चों वो भी 5 मीटर ही दूर होगी बैक साइड, क्लियर है ना। ऐसा ही तो होता है, यानी 5 मीटर दूर है तो 5 मीटर, यानी कहने का मतलब अगर ये एज अ जो हमारा ये मिरर वर्क करता है, हमारा वाटर सरफेस ऐसा रिफ्लेक्शन मिरर वर्क करता है, तो इसका मतलब जितनी दूर बच्चों ये ऑब्जेक्ट होगा इससे, उतनी नीचे इसकी इमेज क्रिएट होगी। तो अगर हम इसकी हाइट को यहां से, क्योंकि कैपिटल एच तो बच्चे ले चुके हैं इसमें, है ना, तो हम यहां पर फिर क्या लें, स्मॉल एच ले लेते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए अगर ये स्मॉल एच है तो बच्चों फिर ये भी यहां से यहां तक स्मॉल एच ही होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट होगा इस सरफेस से, क्योंकि ये वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वाटर का सरफेस, जितनी ऊपर इससे ऑब्जेक्ट होगा बच्चों उतने ही नीचे बैक हमारा क्या होगा, इमेज होगी। इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते कि सर कि वो तो बहुत ऊंचाई पर होता है, उतना उसमें बॉटम में प्लेस में जगह कहां होती है। तो देखिए प्लेन मिरर के पीछे कौन सी जगह होती है, जो प्लेन मिरर में हम लोग बात करते हैं 5 मीटर दूर खड़े तो इमेज भी तो क्या प्लेन मिरर हमारा 5 मीटर चौड़ा होता है, इतना पतला होता है, उसके पीछे कहां जगह है। तो ये इस चीज को समझिए कोशिश, वो इमेज का फॉर्मेशन इमेजिनरी में क्रिएट होती है, रियल इमेज नहीं बनाते। सो स्क्रीन पर आप अपडेट नहीं करते इन इमेजेस को, तो आप इस चीज को समझिएगा ध्यान से। तो जितनी ऊपर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही नीचे उसकी इमेज जो है वो क्रिएट होगी, ये तो श्योर है। और बच्चों अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगा, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट पहले समझते चलिए, क्योंकि फिगर अगर क्लियर हो गया बच्चों तो फिर क्वेश्चन लगाना इजी हो जाता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस की सबसे मेन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों इसके बाद कुछ और चीजें, जैसे इस बेस की वैल्यू को कुछ लेट कर लेते हैं। चलिए हमने इसको यहां से यहां तक a ले लिया कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक a है, और कुछ नेमिंग भी कर लीजिए। जैसे नेमिंग करेंगे तो बार बार आपको पता रहेगा कि आखिर हम किस ट्रायंगल में या किस पोजीशंस में वर्क कर रहे हैं। तो ये हो गया a, ये हो गया b, बच्चों ये पॉइंट हुआ हमारा c, क्लियर। इसको C कर लेता हूं, ये C हो गया बच्चों, इसी से इसको D ले लेते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा E हो गया, ये F हो गया, और बहुत सारे पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट हमने G ले लिया। तो इस तरीके से पूरी ABCD यहां पर आ गई, ठीक। और ये हमारा पूरा फिगर क्रिएट हुआ। तो आई होप पहले तो आपने इस फिगर के कंडीशंस को अच्छे से वॉच किया, देखा, सीखा, क्योंकि इसी पर बेस हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चों फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी हमें हाइट ऑफ द क्लाउड यानी ये h जो है एक्चुअल में ये निकालनी है, ठीक है, जो स्मॉल h हमने ले रखा है, क्योंकि कैपिटल H तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, और ये कुछ प्रूफ भी करना है, ऐसा निकालना कि ये प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों चलिए हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। उन्हीं ट्रायंगल्स में वर्क करिए जहां से आपको एंगल मिलना स्टार्ट हो। देखिए ये y है तो बच्चों ये भी y हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ,
अभी इस चीज को हम लोगों ने सीखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होता है, तो ये y है तो बच्चों अल्टरनेट के थ्रू ये भी y हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आप इसी ट्रायंगल में वर्क करिए ABE में, इन दिस ट्रायंगल ABE। सो ये जो ब्रैकेट बच्चों का छूट गया मैं उसी में लेता हूं, इन ट्रायंगल ABE इसी में वर्क करता हूं बच्चों। देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इसको वॉच करिएगा, इसकी कंडीशंस को अच्छे से समझिएगा कि आखिर किस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है। सो बच्चों यहां पर जब हम लोग 10y लगाएंगे तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एंगल y है इस बेस के साथ, तो ये तो बेस लाइन हो गई, ये बेस हुआ, और बच्चों ये पूरा a ही परपेंडिकुलर हुआ। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका लगेगा, होगा ना? सो जब आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो बच्चों मैं डायरेक्टली वैल्यू रखता हूं। देखिए ये पूरी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, a से लेकर e तक, तो बच्चों ये स्मॉल h ये वाला और ये कैपिटल H, जब ये स्मॉल h कैपिटल H दोनों ऐड कर दोगे तो h प्लस h टोटल क्या हो गई बच्चों, ये तो हो गया हमारा पूरा परपेंडिकुलर। और जरा बेस की बात कर लो, उसको मैं a लेट कर चुका हूं, तो आप यहां पर a रख लो। क्लियर? ये हुआ a, यहां तक आ गया। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, a की सिंपली वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे भाई, a को आप क्रॉस इंटू करो 10y अपॉन में, सो a इज इक्वल टू h प्लस h अपॉन में 10y। आई होप ये बात आपको समझ में आई, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 10y, ये बात आपको समझ में आ गई, और यहां से ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इसी के बेस पर हम लोग दूसरी कंडीशंस पे जंप करते हैं। देखिए एंगल कहां और मिल रहा है, देखिए इस वाले ऊपर वाले, सबसे नीचे से सबसे ऊपर पहुंच गया, शिफ्ट कर दिया आपने, वर्किंग प्लेस शिफ्ट हुआ। अब बच्चों जब हम लोग इस टॉप पर पहुंचे तो ये एंगल x यहां पर बन रहा है, अगर इसके लिए आप वॉच करोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और सिर्फ इतने परपेंडिकुलर की आपको रिक्वायरमेंट है, यानी कि FG की। तो चलिए बच्चों इस EFG में वर्क करते हैं। सो वी हैव टू वर्किंग इन ट्रायंगल EF और G में। अब इस EFG की कंडीशंस को जरा देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा। EFG पे जब आप देखोगे तो बच्चों अगर हम 10x लगाते हैं यहां से 10x, तो 10 का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो है। परपेंडिकुलर कितना हुआ बच्चों, पूरा ये देखिए जरा ध्यान से, ये कहां गया, ये तो कैपिटल स्मॉल h है और इतना है कैपिटल H। बच्चों इस पूरे इतने h में से अगर हम ये कैपिटल वाला h माइनस कर दे तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, ये वाला सिर्फ G से लेकर F तक, ये बचेगा बच्चों स्मॉल h माइनस कैपिटल H। वैसे तो मैं इसको स्मॉल h पहले उसको लेता, लेकिन बच्चों ने पहले ही कैपिटल H दे दिया था, इसलिए मैंने उसको स्मॉल h लिया। बच्चों ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से यहां तक की लेंथ आपकी स्मॉल h है, इतनी लेंथ हमारी जो है वो कैपिटल H। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल H है तो बच्चों ये भी कैपिटल H होगा, हर तरीके से हमारे सेम है ना, एक तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। सो बच्चों पूरे इतने h में से इतना h आप हटा दो, क्या बचेगा, h माइनस h बचेगा। जो h माइनस h बचेगा बच्चों वही आपको तो यहां परपेंडिकुलर में लेना है। सो ये हो गया h माइनस h, और अपॉन की बात करिए तो वो तो देखिए ये a, तो ये भी a, ये भी a, वो सेम है, तो यहां पर ये a हो जाएगा। तो पूरा फिगर भर चुका है। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए, a अपॉन h माइनस h अपॉन 10x। अब आप क्या कहते हो बच्चों, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब जरा देखिए इक्वेशन 1 में भी a निकाला और इक्वेशन 2 में भी a निकाला, तो ये दोनों a क्या डिफरेंट हैं? नहीं बच्चों, ये दोनों a सेम है, इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a की बात है ये। सो दोनों a क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब आप यह करिए कि इस a की वैल्यू उठाकर यहां पर a के प्लेस पर शिफ्ट कर दीजिए। क्या करते हैं, शिफ्ट कर दें। चलिए बच्चों इक्वेशन 2 से हम a की वैल्यू निकालेंगे, या आप ये करिए कि a से यहां पे वैल्यू इधर रखिए या 2 से 1 पे रखिए, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों a हमारे सेम है। सो बच्चों मैंने इस a की वैल्यू को यहां से उठाया और यहां पर इस वैल्यू को शिफ्ट कर दिया इन द प्लेस ऑफ a। जरा देखिए शिफ्ट करिए क्या होगा। सो लुक एट दिस, जैसे ही हम लोग ने यहां पर a की वैल्यू शिफ्ट करी बच्चों, वैल्यू क्या थी, h माइनस h अपॉन 10x, और यहां से बच्चों ये चीज वैसे ही सेम चल रहा है भाई, h प्लस h और अपॉन में 10y। तो ये कंडीशंस हम लोग ने बच्चों यहां से क्रिएट कर ली। अब सिर्फ आपको सफलिंग करनी है, थोड़ी सी सॉल्विंग करनी है, और बच्चों इसके बाद अपना आंसर तक पहुंचना है कि क्या हम लोग प्रूविंग तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो बच्चों श्योरली पहुंचेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अनुज जी ने जो क्वेश्चन दिया है उसकी प्रूविंग तक हम लोग पहुंच सकें और उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। देखिए इसके बाद बच्चों आपको क्रॉस इंटू करना पड़ेगा। तो चलिए क्रॉस इंटू करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। जब आप क्रॉस इंटू करोगे तो बच्चों ये h से भी होगा, h से भी होगा, दोनों h के साथ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक से करें एक से छोड़ दें। अब एक के साथ करोगे एक के साथ नहीं करोगे तो दूसरा वाला नाराज होगा। सो दोनों से करिए, स्मॉल h 10y, और बच्चों माइनस में क्या होगा, कैपिटल H 10y। ठीक है, जब आपने इतना कर लिया सो इसको ले जाइए। अब जरा देखिएगा यहां से कैपिटल H 10x, तो ये हो गया कैपिटल H 10x, और साथ में प्लस क्या होगा बच्चों, स्मॉल h 10x, तो ये हो गया स्मॉल h 10x।
अब जब हम लोग ने सारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया बच्चों, यहां से ये इसके साथ हुआ, सीजर मल्टीप्लाई भी आप लोग इसको जानते हो इस नाम से, तो आप सारे कैपिटल एच वाले टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, सारे स्मॉल एच वाले टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हमें स्मॉल एच की ही वैल्यू निकालनी है। तो आई होप आपने इस पॉइंट को क्लियर किया होगा। तो बच्चों यहां से मैंने इसको मूव कर दिया क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ चुका है। स्पेस की डिमांड बच्चों हमारे पास हमेशा रहती है, नहीं तो सॉल्विंग कैसे होगी। ओके, सो इस स्मॉल एच को मैंने यहां शिफ्ट किया बच्चों, कैपिटल एच को उधर। सो h10y है और माइनस का h10x हो गया, और बच्चों इधर पे जब आप जाओगे तो ये माइनस वाले को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, तो ये माइनस वाला प्लस में, क्योंकि ये प्लस वाला जब इधर आया तो माइनस हो गया, सो जब माइनस वाला उधर जाएगा वो प्लस हो जाएगा। सो h10x और प्लस h10y। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यहां से स्मॉल h कॉमन लीजिए बच्चों, यहां से कैपिटल H कॉमन लीजिए, और देखिए क्या हमारा सॉल्विंग आने वाली है। सो लुक एट दिस बच्चों, h स्मॉल कॉमन लिया, सो 10y माइनस 10x हो जाएगा, और यहां से जब आप कैपिटल H कॉमन लेंगे तो बच्चों ये 10x प्लस 10y हो जाएगा, और फाइनली जब आप यहां से इस वैल्यू को ले जाएंगे डिवाइड में, तो वैल्यू यहां से वैल्यू उठेगी और इनटू से चली जाएगी कहां पर बच्चों, डिवाइड में चली जाएगी। तो देखिए आंसर क्या मिलेगा, h 10x प्लस 10y, और अपॉन में बच्चों क्या है 10y माइनस 10x। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल सॉल्विंग मिल गई। और जरा मैच करिए अनुज जी के आंसर के साथ, जो प्रूविंग आई थी, कि क्या अनुज जी की प्रूविंग में हमारी प्रूविंग मैच कर रही कि नहीं। सो बच्चों इस प्रूविंग में जरा देखिएगा अनुज जी, h साथ में देखिए कैपिटल H है, 10x प्लस 10y है, ठीक है, और अपॉन जो आपका है उसके बाद 10y माइनस 10x है, तो 10y माइनस 10x है, बस ये आपका एक्स्ट्रा है खाली, तो वो गलती से बाई चांस आपके लग गया होगा। तो ये यहां पर पूरा 10y माइनस 10x, तो ये बच्चों h की वैल्यू, यानी ये वो क्लाउड की हाइट आ गई कहां से, वाटर सरफेस से। जो लेक का वाटर सरफेस है बच्चों, दो सरफेस है, एक बॉटम वाला सरफेस नहीं, वाटर सरफेस से कितनी हाइट है, ये स्मॉल h। तो ये हाइट हम लोग ने फाइंड कर ली बच्चों, और आई होप आपने पूरे कैलकुलेशन को अच्छे से वॉच किया, देखा, सीखा, और इसी के बेस पर क्वेश्चन बच्चों अच्छा है, क्वेश्चन 4 मार्कर तो है ना, इस लायक है कि ये 4 मार्क्स आपको देके जाएगा, और बच्चों इसके ज्यादातर क्वेश्चन 4 मार्कर ही आते हैं। तो ये तो जो आपकी प्रॉब्लम थी हमने आपको बताया अनुज जी, आई होप आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा। अब अनुज जी का एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आया था। देखिए अनुज जी, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने क्या किया है, जो एप्लीकेशन आपने इस प्रूविंग फॉर्म में दिया, बच्चों पूरे क्वेश्चन को हम फिर से रीड करेंगे। क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस है? जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया देखेगा उसी की सॉल्विंग से ये सॉल्व भी हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 36 मीटर अबव है लेक से। अभी आप कितने मीटर अबव थे? h मीटर अबव थे। अब कितने मीटर हो गए? 36। तो इसका मतलब हुआ क्या कि वो जो कैपिटल H है एक तरीके से बच्चों वो आपने क्या ले ली? 36 ले ली। यही तो मतलब है। बादल बदल गया किसमें? चिड़िया में। ठीक है, तो यानी कि जो बादल था वो हमारा आ गया एज अ बर्ड, कन्वर्ट हो गया। तो अनुज जी बादल आपका जो कन्वर्ट हुआ है किसमें? वो कन्वर्ट हो गया है भाई क्लाउड जो से हमारे एक बर्ड में। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने जब यहां से इसको वॉच किया तो एलिवेशन आपका कितना क्रिएट हुआ? 30। और फिर उसके बाद तो ये तो हुआ एलिवेशन 30, यानी x बदल गया आपका 30 में। आई होप ये वही पॉइंट है। तो मैं उसी के साथ साथ वैल्यू भी रखता जा रहा हूं। ये x बच्चों उसी क्वेश्चन का x 30 बदल गया। और फिर जब आप इसकी रिफ्लेक्शन को नीचे बॉटम पे देखते हैं इसी बर्ड की, तो रिफ्लेक्शन बनता है y बन रहा था बच्चों, इस बार वो 60 बन रहा है। आप लोग खुद समझते, बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन कितना इजी है। वही क्वेश्चन ध्रुव बदल बदल के आ सकता है। पूछेगा आगे बार बार पहचान कौन, तो आपको पहचानना है बच्चों पेपर के टाइम पे। अगर आप पहचान गए तो वो मार्क्स आपके हैं, और अगर नहीं पहचाने तो बच्चों ऐसा होना नहीं चाहिए, पहचान जरूर जाओगे आप। तो ये है 30x, ये है 60y, है ना। तो मैं तो पहचान गया, आप भी पहचान गए होगे। तो h हो गया 36। अब जरा तो क्वेश्चन वही किया गया है सेम कि आखिर बर्ड की हाइट यहां से कितनी है, यानी जो हमारा वो स्मॉल h था उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बच्चों अभी हम लोग ने एक प्रूविंग करी जो अनुज जी ने यहाँ पर अनुज जी ने दी थी, अनुज प्रताप सिंह जी ने। तो अनुज जी ने जो प्रूविंग दी थी उसका आंसर हमारा क्या आया था? स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H 10x प्लस 10y, और बच्चों अपॉन में क्या आया था? 10y माइनस 10x। देखिएगा ध्यान से, यही तो हाइट आई थी बच्चों। उस हाइट को आप ऑब्जर्व करिए ध्यान से। अभी हम लोग ने आंसर यही निकाला है ना, यही आंसर तो पिछले बैक वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है जो कि प्रूविंग का पार्ट था। बच्चों क्या उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई अंतर है? है अंतर। कहेंगे हाँ सर अंतर तो है, 30 हो गया, 60 हो गया, बादल चिड़िया में बदल गया, तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन क्वेश्चन के बेसिक्स में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ।
तो बच्चों आप भी अपने आंसर में बदलाव ना करिए, बस वही चेंजेस करिए जो यहाँ हुआ है। जहां जहां x है रिप्लेस कर दो 30 से, जहां जहां y है अनूप जी आप उसको रिप्लेस कर दीजिए 60 से, ठीक है अनुज जी 60 से रिप्लेस करिए, और जो कैपिटल H है उसको आप 36 से रिप्लेस करिए। चलिए देखते हैं क्या होता है और आपका आंसर आता है कि नहीं। तो आंसर तो श्योरली आएगा ही आएगा बच्चों, जाएगा कहां। सो H की वैल्यू 36 मैंने रिप्लेस की, ओके। फिर उसके बाद क्या है 10x, अब 10x क्या है बच्चों 1030, तो ये हो गया 1030। अब जरा माइनस में आ जाइए बच्चों, प्लस है, और 1060, क्लियर। तो मैंने यहां पर y को 60 से रिप्लेस कर दिया। आई होप आप सारी कंडीशंस को वॉच करते जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट में आ जाइए, 10y के प्लेस पर y है 60, तो बच्चों यहां पर 1060 हो गया, और देन आफ्टर 60 के बाद आपको रखना है 10x हो गया 30, सो ये हो जाएगा हमारा 1030। अब जब आप ये सारी वैल्यू रख दिए, आपका सारा कैलकुलेशन अब फाइनली वैल्यू पे बेस्ड हो गया। सिर्फ वैल्यू रखिए, सॉल्विंग करिए, जो भी वैल्यू आएगी फाइनली वही हमारे बच्चों h की वैल्यू होगी। तो आई होप आपने अगर वो बेसिक सीखा था तो ये बेसिक्स आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, उसी प्रूविंग से ही बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके, तो अनुज जी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आई होप समझ चुके होंगे कि आखिर प्रोसेस क्या है, करना क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में सारी वैल्यू रिप्लेस करनी, जैसे 36 तो ऑलरेडी है 36, 1030 तो सारे बच्चे हमारे जानते हैं इसकी वैल्यू 1/√3, फिर यहाँ पर √3, क्लियर। और इसके बाद ये √3 बच्चों 60, और ये 1/√3, तो ये हो गया, ठीक है। और इसको अब हम मूव कर सकते हैं बच्चों, इसका वर्क कंप्लीट है। सो इसके बाद अब आपको सॉल्विंग करनी है। चलिए सॉल्विंग करिए, देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से होगा बच्चों। √3 अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। फर्स्ट आफ्टर दिस यू हैव टू टेकिंग द एलसीएम ऑफ √3 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ही बच्चों करना पड़ेगा, और 36 आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर जब आप एलसीएम लोगे तो देखिए √3 से क्या कर देगा 3, क्योंकि √3 × √3 जरा देखिएगा जरा, √3 का क्या बना देगा स्क्वायर, और बच्चों स्क्वायर सेंटर रूट कैंसिल, ये 3 कहेंगे सर ये सब मत बताया करिए, ये सब आता है। 3 + 1 4, और 4/√3, ठीक है बच्चों। यहां पर आ जाइए, √3 वो 3 का स्क्वायर बता नहीं रहा हूं, 3 हो गया, और ये 3 - 1 2, तो 2/√3 है बच्चों। √3 सबसे ऊपर उड़ के पहुंच जाएगा, क्योंकि नंबर 4 पे होता है a/b c/d, तो d वाला कहता है मैं तो टॉप पे जाऊंगा, और ये इसके साथ पहुंचता है। तो देखिए सबसे नीचे था √3 आया होगा, वो सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच गया, और 2 रह गया नीचे, क्लियर। तो बच्चों कैलकुलेशंस यहां तक का आई होप आपने अच्छे से वॉच कर लिया, देख लिया, समझ लिया, सारी कंडीशंस क्लियरली आपको क्लियर हो गई कि आखिर क्या चल रहा था बच्चों। √3 से √3 का आपका कैंसिलेशन होगा श्योरली, 2 से आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा 2, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 72। तो बच्चों हाइट कितनी आ गई 72 मीटर, जो वो हमारी बर्ड थी वो वाटर के सरफेस से 72 मीटर ऊपर उड़ रही थी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को अच्छे से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने बेसिक्स को कैच कर लिया है तो। चलिए बच्चों कुछ और बच्चों की कंडीशंस को देखते हैं। हमारे मोहित जी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। मोहित जी का एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट है बच्चों, क्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 and 45। बच्चों रिवर बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बनता नहीं है। देखिएगा समझिएगा, ये हमारी रिवर आपकी ऐसी है कुछ, अब कहेंगे सर ये क्या है, कोशिश करिएगा। अब वो फिगर जो प्रिंटेड फिगर वैसे डिजिटल फिगर होते हैं, और ये है ना, ये सब समझ लो। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, अब यहाँ पे कहीं ऊपर ब्रिज ऊपर क्रॉस कर रहा है, मतलब एक बैंक ये हो गया, मतलब एक किनारा ये हुआ, एक किनारा ये हुआ, ठीक है ना। इन दोनों किनारों से, अब यहाँ से यहाँ ऊपर ब्रिज है इस जगह पर, ठीक, ये हमारे दोनों बैंक हो गए, मतलब दोनों ही किनारे हो गए रिवर के ऊपर। इस ये 3D समझिए इमेज है ये बच्चों, ये अब आपको लगेगा सर ये तो नदी में ही है, डूब गया ब्रिज, डूबा नहीं है बच्चों, वो ऊपर है सामने, ठीक है, उसको समझिए। तो यहां से इसके बाद जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब यहां पर पर्सन तो 3 मीटर ऊपर है बेस, हॉरिजॉन्टल बेस से 3 मीटर ऊपर ब्रिज से जब वॉच करता है आइदर साइड, दोनों साइड के पॉइंट, मान लीजिए ये ए, ये पॉइंट मान लीजिए बी, तो जब इसको वॉच करता है तो एक के साथ डिप्रेशन बनता है 30। अब ये आपकी चॉइस है बच्चों, किसको आप 30 लेना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब इसको वॉच करता है तो बच्चों यहां से आप ले लीजिए 45, क्लियर। वैसे चॉइस में क्या है बच्चों, इसमें भी एक चीज है कि जिसके आप पास रहेंगे वहां से एंगल थोड़ा बड़ा होता है ना। तो चलिए यहां से ये हो गया हमारा हाइट जो कि है 3, और बच्चों ये हमारा ए और बी हो गया, ये 30 और 45 हो गया। क्वेश्चन की कंडीशंस कुछ ऐसी बनी, और ये पूछा जा रहा है कि आखिर इस पूरी रिवर की चौड़ाई कितनी है, मतलब ये ए से बी तक की जो पूरी विड्थ है रिवर की, आप वो फाइंड करके दिखाइए।
तो चलिए बच्चों कोशिश करते हैं, इजीली निकल आएगा। अगर हम यहां से ये 30 है तो बच्चों इसको क्या लिख दे, 30 लिख दे, क्योंकि हमें पता है एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और बच्चों ये 45 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 ही होगा। तो ए है, बी है बच्चों, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट को हम डी ले लेते हैं और यहां से ए से लेकर के डी तक की लेंथ निकाल लें, बी से लेकर डी तक की लेंथ निकाल लें, दोनों लेंथ को ऐड कर दें, सो ए बी निकल आएगा और यही हमारी विड्थ ऑफ रिवर है। ओके, तो रिवर की विड्थ बच्चों जो है वो है पूरी ए बी, और ए बी निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ए डी और फिर निकालना पड़ेगा बी डी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ए बी जो एक्चुअल रिवर की विड्थ है वो पता चल जाएगी। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले आप इस वाले फिगर वर्क करिए इन ट्रायंगल एसीडी में, सो एसीडी। तो मोहित जी आपका क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर रहे हैं भाई, अच्छे से वॉच करिएगा। जब आप एसीडी में करेंगे, सो यहां पर एसीडी में बच्चों हमारे पास एक कंडीशंस लगेगी 10 की, 1030 परपेंडिकुलर जो कि 3 है बच्चों, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं क्योंकि फिर हम लोग को थोड़ा सा टाइम दे तो ज्यादा लग जाता है, और अपॉन में बेस एडी, तो आपके सारी डाउट्स भी कंप्लीट करने हैं। तो यहां से 1030 हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 3/AD। क्लियर? सो AD यहां पर, ये इधर पर, तो AD इज इक्वल टू 3/√3। आई होप आपने ये पॉइंट कैच कर लिया। AD इज इक्वल टू 3√3, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, पहली AD की वैल्यू आ गई, हम इसको यहीं पर रोकते हैं। अब बच्चों जरा सेकंड वैल्यू के लिए वर्क करिए, देखिए वो हमें मिलेगा 45 की हेल्प से। अब वो एंगल है BCD, सो वी हैव टू वर्किंग इन ट्रायंगल BCD। चलिए BCD पे वर्क करते हैं। सो बच्चों जब आप BCD पे वर्क करोगे, सो यहां पर भी 1045 अप्लाई कर दीजिए। देखिए 1045, सो फॉर्मूला क्या हुआ, परपेंडिकुलर जो कि 3 है अपॉन बेस जो कि BD है, सो ये तो होगा 1, BD इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से ये 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि टोटल लेंथ जो हमारी होगी वो यहां पर निकालने के लिए आपको इस AD और BD की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, आपको AB आ जाएगा। तो मोहित जी आई होप आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कर लिया है। 3 और AD की लेंथ हमारी आ गई 3√3 और BD की लेंथ आ गई बच्चों 3। तो ये हमारा टोटल आंसर है। आप आंसर यहां लीव भी कर सकते हैं और मेरे हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो बच्चों ज्यादा सही रहेगा। मे बी हाफ मार्क्स कट जाए, इससे अच्छा, या 1 मार्क्स आपने पूरी मेहनत करी लेकिन आखिरी में जाके 1 मार्क्स कट जाए, इससे अच्छा आप उसको सॉल्व कर दे तो बच्चों ज्यादा अच्छा रहेगा। सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आप 3 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर। क्लियर है भाई? √3 + 1 क्या हुआ बच्चों, सिर्फ 3 कॉमन लिया है। और √3 की वैल्यू बच्चों हमारे हर एक बच्चा जानता, नहीं जानता तो याद कर लीजिए 1.732 है ना। तो ये तो हो गया 1.732 और बच्चों ये 1, तो हो गया टोटल 2.732। तो 2.732 है और बच्चों 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और जब आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी AB की, जो कि आपका मेन आंसर है, मेन रिक्वायरमेंट है। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहां से क्या लेंथ आने वाली है AB की। सो AB इज इक्वल टू 3 2 6, फिर 9 हुआ, 21 का 1 कैरी हो जाएगा आपका 2 और 3 2 6 2 8, यानी 8.196 मीटर डिस्टेंस जो है वो AB के बीच का है। तो आई होप बच्चों आपने क्वेश्चन को अच्छे से वॉच किया, देखा, कंडीशन सीखा कि किस तरीके से सॉल्विंग करेंगे मोहित जी और किस तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसकी कंडीशंस को क्लियर करते हैं। मोहित जी का एक और सब है क्वेश्चन। मोहित जी आप लोग की खासियत में बस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मैथ्स की भी जो ये लिखते हो ना सारे, ये मतलब मजा आ जाता है देख के। 10 अल्फा, मतलब अल्फा है तो अल्फा ही लिखेंगे, एक्स नहीं करते हैं, लेकिन लिख के देते हैं, मतलब डेडिकेशन बहुत है बच्चों आप में। चलिए तो ऐसा ही डेडिकेशन बनाए रखिए बोर्ड एग्जाम तक, आगे तक बच्चों, भविष्य तक, अपने जब तक आप अपने उस एम तक ना पहुंच जाए जो भी अपने आपने दिमाग में सोच रखा है। सो बच्चों क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, देखिए एक एरोप्लेन है जो कि एकदम वर्टिकली अबव स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल से ऊपर उड़ रहा है ना, और the angle of depressions of 2 consecutive kilometer stone on the opposite sides of the aeroplane are found to be alpha and beta। so बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करें तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये हमारा मिग 21 है, कौन वाला, अभिनंदन वाला। ये हमारा जो मिग 21 है बच्चों ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन समझ लो बस हमारा मिग 21 है, ठीक है। तो ये मिग 21 है बच्चों हमारा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस मिग 21 से दो पॉइंट को वॉच किया गया है जो इसके इधर और उधर हैं, मतलब 2 पॉइंट बच्चों यहां पर बेस पर, ठीक है, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। और ये दोनों पॉइंट के बीच की खासियत ये है, जो हॉरिजॉन्टल बेस हमारे अर्थ के लेवल पर हैं, दोनों पॉइंट के बीच की बच्चों खासियत ये है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिट किलोमीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन में बताया है, कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, है ना। अगर हम आपके शहर जहां से भी आप हो वहां से किसी दूसरे शहर में जाएं तो 2 बड़े शहरों के बीच
कहीं भी सर जाते हैं तो देखिए आप बीच में किनारे पर आपको स्टोन्स माइल्स वो स्टोन्स दिखते रहते हैं, वहां पर लिखा रहता है कि ये भाई ये शहर इतने किलोमीटर, फिर ये शहर इतने किलोमीटर। तो बच्चों कुछ ऐसा ही है, दो ऐसे ही स्टोन लगे हुए हैं और उन स्टोन्स में लिखा हुआ है, तो एक है 3 किलोमीटर, तो फिर लिख के आए वो शहर अब 2 किलोमीटर, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा 1 किलोमीटर रहती है। तो बच्चों ये हो गई हमारी 1 किलोमीटर, एकदम हिडन क्वांटिटी है बच्चों, लिखा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, कहीं ये नहीं लिखा कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन ये हिडन प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके बीच की डिस्टेंस बच्चों 1 किलोमीटर होगी। ओके, चलिए आगे की कंडीशंस को सीखते हैं। बच्चों यहां से जब इस प्लेन से एक बार इस पॉइंट ए को वॉच किया जाता है और एक बार यहां से इस पॉइंट बी को वॉच करते हैं हॉरिजॉन्टल पे ही, तो बच्चों यहां से जब ए को वॉच करते हैं तो एक बार एलिवेशन बनता है अल्फा, बस यही तो मेन चीज है अल्फा। देखिए वैसे अल्फा हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन पूरा उन्होंने डेडिकेटेड लिख के दिखाया कि सर वही रखेंगे, एक्स लिख देता है बच्चों, बच्चे हैं चेंज कर देते, नहीं लिख पाते एक्स लिख देते, लेकिन मोहित जी हमारे जो है एकदम डेडिकेट रहते हैं, वही लिखेंगे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में है। बहुत अच्छा लगता है मोहित जी, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखते हो, राइट करते हो। और बीटा बच्चों दूसरा एंगल हमारा क्या है, वो है हमारा बीटा, ठीक है, तो ये हो गया बीटा। अब बीटा हमारा कुछ उड़ता हुआ है, लेकिन वो बीटा ही है, ध्यान रखिएगा। अल्फा और बीटा बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो हाइट है बच्चों, शो दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज 10 अल्फा मल्टी, जितना हम इसको समझ पा रहे हैं 10 अल्फा बच्चों, ये वो 10 अल्फा, देखिए कितना बढ़िया तरीके से लिखा है कि समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 10 अल्फा इंटू है 10 बीटा, क्लियर, शायद मुझे मैं सही समझ रहा हूं, डिकोड कर लिया मैंने आपके क्वेश्चंस को, और अपॉन में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। तो ये हमको बच्चों प्रूव करना है एक्चुअल में कि हाइट ऑफ द जो प्लेन है फ्रॉम द बेस, अर्थ के सरफेस से जो हाइट है बच्चों, जिसको मैं यहां से h नेम कर रहा हूं, इसकी h की वैल्यू जो है बच्चों वो इस ये वैल्यू आएगी। मोहित जी आई होप शायद क्वेश्चन सही आपने ये दिया है कि ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए बच्चों कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करके लाएं और कंडीशंस को आपको पूरा क्लियर करें। देखिएगा ध्यान से, फिगर आपके सामने समझ में आ गया, ठीक। जब आपने फिगर क्लियर कर लिया तो बच्चों आधी कैलकुलेशंस तो आपने, आधा वर्क तो समझिए, आधी बाधाएं पार हो गई। अब यहां से अगर हम इसको x ले लें बच्चों, इतनी डिस्टेंस को, मान लीजिए a है, b है, ये c ले लेते हैं तो ये d हो जाएगा। अगर हम यहां से आगे तक की डिस्टेंस को x ले लेते हैं बच्चों, तो ये जो हो जाएगा 1 माइनस x, भाई होगा कि नहीं होगा, पूरा 1 किलोमीटर है, इतना x किलोमीटर ले लिया, सो बचेगा कितना, 1 से जो x माइनस हो गया वही बचा हुआ bd हो गया। तो इससे थोड़ा क्या होगा, बार बार वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेंगी, x के फॉर्म में चलेगा। ओके, चलिए बच्चों यहां से स्टार्टिंग करते हैं कैलकुलेशंस की और अपने मेन प्रूविंग की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्किंग इन दिस ट्रायंगल ACD बच्चों, इस पे वर्क करते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। 10 अल्फा, क्लियर, सो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन x, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूं, h है बच्चों परपेंडिकुलर और x हमारा क्या है, बेस, तो ये तो हो गया h अपॉन x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके बच्चों, अब इसके बाद जरा शिफ्ट कर लें, इस वाले ट्रायंगल पर आ जाएं। सो जब इस वाले ट्रायंगल पे वर्क करेंगे तो बच्चों ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, BCD। जब हम इस ट्रायंगल BCD पे बच्चों वर्क करेंगे, सो लुक एट दिस, इस BCD पर हमारे पास जरा देखिए क्या बनेगा, 10 बीटा। सो 10 बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन 1 माइनस x। क्लियर हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, यहां से ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम लोग करें क्या कि बच्चों जो x की वैल्यू है वो निकालते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। पहले क्वेश्चन को, मैं पहले पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करना चाहिए था बच्चों, थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। यहां पर देखिए x इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं अभी इसको थोड़ा सा x को ऊपर जाते हैं, 10 को अपॉन में, तो x इज इक्वल टू h अपॉन 10 अल्फा। क्लियर है, ये वैल्यू हमारे x की आ गई। और यहां से जरा देखिए, इसको भी मैं और सॉल्व करता हूं, 1 माइनस x इज इक्वल टू h अपॉन 10 बीटा। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये तो बेसिक्स हो गया। क्लियर, यहां तक के पॉइंट्स आपको आई होप समझ में आ गए। अब बस करना क्या है, जो भी वैल्यू आपने x की निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से जो सॉल्व करके आपने बच्चों जो x की वैल्यू निकाली है ना, इसको इक्वेशन 2 में जो आपने ये सॉल्व किया है इस पर डाल दीजिए। कहां पर, x के प्लेस पर। वी हैव टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू द इक्वेशन नंबर 2 एंड द सेम वैल्यू ऑफ x के प्लेस पर, उसी सेम वैल्यू के प्लेस पर आप यहां पर उसको भाई क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो बच्चों यहां से जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या कंडीशंस मिलेंगी। थोड़ा सा बच्चों स्पेस की डिमांड है, क्योंकि आगे कैलकुलेशंस के लिए कोई स्पेस बच्चों नहीं मिलता।
तो चलिए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं बच्चों। ये प्लेस हमने यहाँ से हटाया क्योंकि इतना तो हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं और इसी प्लेस पर हम लोग आगे की कंडीशंस को बच्चों आपको क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग 1 माइनस जो x है बच्चों वो इस x से रिप्लेस करने वाले हैं जो x हम लोग ने फाइंड आउट किया था। तो यहां पर x को रख देंगे h अपॉन 10 अल्फा, क्लियर। और यहां पर क्या आ रहा है बच्चों, h अपॉन 10 बीटा, ओके। इसको यहां से ट्रांसफर कर लीजिए। सो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 10 अल्फा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और बच्चों h अपॉन 10 बीटा। तो यहां तक आपने क्लियर किया। अब बच्चों इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको h कॉमन लेना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेना है और अपने क्वेश्चंस को फाइनली सॉल्व करना है। तो चलिए यहां से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द कॉमन h फ्रॉम न्यूमरेटर। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टेक द एलसीएम। तो बच्चों लगे हाथ एलसीएम भी ले लो भाई आप। 10 अल्फा और 10 बीटा, क्लियर। तो ये हुआ 10 अल्फा 10 बीटा बच्चों एलसीएम। h तो कॉमन जा चुका है, देखिए वो बाहर पड़ा हुआ है, बाहर है उसका काम। अब 10 अल्फा कैंसिल, 10 बीटा ऊपर आया, सो ये हो गया 1 के साथ 10 बीटा। और सेम बच्चों 10 बीटा से 10 बीटा कैंसिल, 10 अल्फा 1 से होगा, क्योंकि h तो कॉमन जा चुका है तो बच्चों यहां सिर्फ 1 1 बचा होगा, तो यहां पर हो गया 10 अल्फा। और अब बच्चों क्या करना है, h निकालना है। देखिए कैसे आएगा, ये जो न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है बच्चों, इसको ऊपर 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करिए और उसको ले आइए अपॉन में। सो वैल्यू ऑफ h आपको देखिए फाइनली क्या मिलेगी, द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और अपॉन में अगर देखें तो बच्चों आ जाएगा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा, या आप इसको 10 अल्फा प्लस 10 बीटा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये तो था वही प्रूविंग का पार्ट जो कि मोहित जी ने कहा था। देखिए 10 अल्फा इंटू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। तो मोहित जी आपका जो क्वेश्चन था वो कंप्लीटली मैंने सॉल्व किया है, उसकी कंडीशंस को आपको बताया कि कैसे आप कंडीशंस अप्लाई करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करेंगे। मोहित जी आपका एक और अच्छा सम है, तो बहुत सारे सम आज आपके पिक किए गए हैं, तो देखिएगा आज खुश हो जाइए, आपकी सारी क्वेरीज दी जा रही हैं। तो क्योंकि सारे ही अच्छे क्वेश्चन आपने किए हैं तो बच्चों यहाँ पर सबके आंसर देना बनता है। तो चलिए दिया जा रहा है, देखिए ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इट इज सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। अब बच्चों ये चीज हमें मोहित जी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खुद ही सॉल्व हो गया क्या प्रूफ होना, हम लोग वहां तक चलेंगे और यहीं से ये जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क ए बी, ये डिकोड हो जाएगा हमारा, ठीक। चलिए इसको डिकोड करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि एक टावर है, तो सबसे पहले तो हम एक टावर बना लेते हैं अपना, क्लियर। ये हमारा एक टावर हो गया और बच्चों उसके बाद हॉरिजॉन्टल बेस पर 2 पॉइंट है, देयर आर 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट बच्चों हमने ले लिए कोई भी, ये हो गया A, ये हो गया B, ऐसा कुछ। तो देखिए क्वेश्चन कहां से है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ A एंड B। अच्छा ये डिस्टेंस है बच्चों A एंड B, तो पॉइंट कुछ और ले लेता हूं। अगर डिस्टेंस A B है तो पॉइंट कुछ और लेना पड़ेगा। तो चलिए इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं X, इस पॉइंट को लेते हैं Y इस बार। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ग्राउंड से अपने इस बिल्डिंग के ग्राउंड के बेस लेवल से पहले पॉइंट को देखते हैं तो उसकी डिस्टेंस बच्चों A है ये, और इसी बेस से जब दूसरे पॉइंट को वॉच करते हैं तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस B है। ऐसा क्वेश्चन ने मोहित जी ने बताया हुआ है, ठीक है। B मीटर फ्रॉम द बेस, देखिए फ्रॉम द बेस साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों ही जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस। कंफ्यूज मत होइएगा, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। बच्चे इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, कहते सर ये A है ये B है। तो भाई ये बेस से अगर आप इसको B लेते हो तो ये तो यहां से B ले लिया आपने Y से, वो कह रहा है जाके कि बिल्डिंग के बेस से लो जाके, तो उतना पीछे जाओ पूरे से लो, B आएगा। सो ये हो जाएगा B। और बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप इन दोनों पॉइंट से टॉप को वॉच करते हो तो ऑब्जर्वर तो आप हुए, इन 2 पॉइंटों पे जो खड़े हैं वो हुआ ऑब्जेक्ट जिसको आप टॉप पे देख रहे हो, तो एलिवेशन क्रिएट होंगे। और बच्चों ये एलिवेशन एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब बच्चों एक थीटा है और एक 90 माइनस थीटा, यही तो होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, कि 2 एंगल्स का सम बच्चों 90 होना चाहिए। ऐसे कोई भी 2 एंगल जिनका सम 90 होता है मिलके, वो बच्चों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा ऐड करके आप चेक कर लो भाई, थीटा 90 माइनस थीटा ऐड करोगे 90 आ जाएगा, इसका मतलब हाँ भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री ही है। ओके चलिए, तो ये तो हो गया पूरी फिगर की बात। अब आपको ये हाइट ऑफ द जो टावर है एक्चुअल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, शायद प्रूव करना है
क्वेश्चन मार्क ए बी, तो मेन तो हम लोग को क्वेश्चन भी डिटेक्ट करना अभी कि होगा क्या। तो क्वेश्चन भी देखते हैं और फिर कंडीशंस को भी डिटेक्ट करते हैं और कंडीशंस को वॉच करते हैं, देखिए किस तरीके से सॉल्विंग होने वाली। तो आई होप फिगर तो हम लोग ने पूरा क्वेश्चन डिकोड कर लिया, बेसिकली फिगर हमारा यहीं तक है। अब क्वेश्चन की सॉल्विंग की बात करिए। देखिए पहले अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में वर्क करते हैं, एक्स वाई है तो अब इसको जेड ले लें और इसको क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। कुछ भी पॉइंट है देना है, आप कुछ भी नेमिंग कर दीजिए। सो इस वाई एम जेड में बन नहीं रहा अच्छा, लेकिन फिर भी इस ट्रायंगल वाई एम जेड, कहेंगे सर वाई जेड ठीक था, बीच में हम क्या कर रहा है। तो ये वाई जेड एम बच्चे एक ट्रायंगल बना जिसमें एंगल है एक्चुअल में हमारा tan 90 माइनस थीटा, ये है हमारा बच्चों 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये एंगल हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों h अपॉन क्या हो गया, a हो गया। क्लियर, इतना ही a लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बच्चों इसी फिगर में वर्क कर रहे हैं y z m में, इसी के लिए। तो बच्चों ये एंगल फॉर्म हुआ है तो इतना ही आपको बेस लेना है a तक, बात समझ में आ गई। और h तो हमारी वो हाइट हो गई। अब यहां से इस चीज को वॉच करिएगा बच्चों, ये tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना, ये हमारा cot थीटा होता है, दिस इज इक्वल टू cot थीटा। तो आप इसके प्लेस पर बच्चों cot से इसको रिप्लेस कर दो, दिस इज इक्वल टू cot थीटा एंड दिस इज इक्वल टू h अपॉन a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जैसे ही आपकी इक्वेशन 1 बन गई, अब मूव कर जाते हैं पूरे ट्रायंगल में x z m पर। तो बच्चों दूसरा जो हमारी ट्रायंगल है जिस पे हमें फोकस करना है, जिस पर वर्क करना है, वो है बच्चों x z m या m x z, जो भी आप लिखो। सो ये तो हमारा एक दूसरा ट्रायंगल हो गया फुल वाला। बच्चों जिस पूरे फुल ट्रायंगल में वर्क करोगे और tan थीटा अप्लाई करोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस होगा जो कि है b। a प्लस बी करने की बच्चों जरूरत नहीं है क्योंकि तो ये इतना था पूरा, जब b हमारे पास खुद से है तो हम क्यों उसमें प्लस प्लस माइनस करेंगे, कंप्लीट पूरा b है। सो जब हम इस ट्रायंगल में बच्चों वर्क कर रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan थीटा हमने अप्लाई किया, पूरा एंगल इस बार थीटा है, परपेंडिकुलर वही h है और साथ में बेस हमारा पूरा b है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आगे की सॉल्विंग जरा देखिए कैसे करते हैं। आपके सामने दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन 1 मिल गई cot थीटा h अपॉन a, एक इक्वेशन बच्चों हमारे पास ये दूसरी वाली आ गई, लुक एट दिस। इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दो, देखिएगा क्या होने वाला है मैजिक इसमें, ठीक है ना, मतलब सॉल्विंग में कुछ हेल्प हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बच्चों लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट से होगा मल्टीप्लाई, राइट वाला राइट से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। सो cot थीटा मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, क्लियर हुआ। और यहां पर क्या होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ तो राइट वाला राइट से, यानी h अपॉन a इज इनटू h अपॉन b। ओके, समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया h अपॉन a h अपॉन b। अब जरा एक बेसिक फॉर्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा पहले स्पेस बनाते हैं, स्पेस बहुत कम है ना, b बेचारा दबा जा रहा है। तो यहां से हम लोग ने इतना तो बेसिक समझ लिया बच्चों कि कैसे यहां तक आए हम लोग, कहां से मूव करते हुए पहुंचे यहां तक। अब बच्चों आगे कंडीशन को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब ठीक है, सो h इंटू एच ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर और नीचे a इंटू बी हो जाएगा। लेकिन जरा इधर की बात, हम लोग मेनली इसको फोकस कर रहे हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। बच्चों जरा सारे बच्चे ध्यान से देखिए, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और उसका इनवर्स रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और बच्चों उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एक इनवर्स रेशियो, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में तो क्या होता है बच्चों, होता यह है कि अगर एंगल सेम है तो उसका आंसर 1 होता है, यही तो होता है ना। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, यहां पर तो हम लोग 1 रखेंगे। और यहां पर जरा देखिए h इंटू एच क्या हुआ, h स्क्वायर हो गया बच्चों, ये ए बी आया। और जब ए बी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वहां पर तो जरा देखिए क्या बनेगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। और यहीं से ये डिकोड होने वाला है क्वेश्चन, यानी वो जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ में आने वाला है बच्चों। जब आप इसका अंडर रूट टेक करोगे बोथ साइड तो यहां पर देखिए आपका ए बी अंडर रूट हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, यानी जो h है बच्चों उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ए बी। तो एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए है बच्चों क्योंकि मोहित जी बहुत डेडिकेटेड हैं, लिखते बहुत हैं, बहुत सारी कोशिश की होगी मैं समझता हूँ, लेकिन रूट अंडर रूट शायद लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो इसी वजह से वो क्वेश्चन मार्क है। तो आई होप मोहित जी आप अपने क्वेश्चन को समझ पाए, पहचान पाए कि आखिर आपका आंसर ये आएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो बच्चों बहुत सारी कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई हैं, और भी जो क्वेश्चंस हैं, मोहित जी का एक और भी क्वेश्चन है, डिफाइन द एंगल डैश डैश डैश। अब ये किस लिए था, ये कोई कोड लैंग्वेज है, अल्फा टू चार्ली अल्फा टू बीटा बच्चों हमें डिकोड करने के लिए दे रहे हो मोहित, या
सिर्फ यही पूछा है कि ऐसे ही लगा दिया। सो बच्चों क्वेश्चन तो यही लगता है, डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब मोहित जी क्या अभी भी कुछ डिफाइन करने के लिए बाकी है? एलिवेशन डिप्रेशन इतनी सारी अच्छी अच्छी पिक्चर दिखा दी है ना, वो नील ब्लू वाली, इतनी सारी मैथ्स में इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर दिखा दी बच्चों, और सारी चीजें आपको सिखाई कि एलिवेशन और डिप्रेशन का बेसिक मीन ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब आपसे वो ऊपर है, टॉप पर है, आप नीचे बॉटम में है, और आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। और जब आप टॉप पे होंगे यानी ऑब्जर्वर हुए आप और ऑब्जेक्ट नीचे हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों अपने आईज के विजन को आपको डाउनफॉल करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, तो वो एंगल जो फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल बेस के साथ बच्चों, वो एंगल हमारा कहलाएगा कौन सा एंगल? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और रही बात इसको डिकोड करने की, तो ये तो अल्फा टू चार्ली अल्फा टू डेल्टा है, ये चलता रहेगा जो भी है। तो जितना बच्चों बेसिक्स था उसको हम लोग ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपने पूरे इस सेशन को अच्छे से वॉच किया, देखा कि आखिर होता क्या है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक। बच्चों आपकी जो भी क्वेरीज थी हम लोग ने उसको सॉल्व किया है, सारे बेसिक्स आपको बताने की कोशिश की है, समझाई है। आपको बस करना क्या है बच्चों, अच्छे से क्लियर से इसको देखना है, समझना है, वॉच करना है, वीडियोस को वॉच करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होती जाएंगे। बच्चों इसके अलावा बहुत सारे डाउनलोडेड जो ऐप्स के अंदर वीडियोस हैं उनको वॉच करिए, आपको सारी बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या बेसिक चलते हैं। और बच्चों वहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं जिनको सॉल्व करके दिखाया गया, तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वहां से दूर हो जाएंगी। तो बच्चों आज की वीडियो में, आज की क्लास में यहीं तक तो बेसिक्स थी वो मैंने आपको बताई है। बच्चों हमारे पास एक और क्लास है, बेनिफिट है, तो आप और भी अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं queries@katyaniacademy.com। तो अपने डाउट आप सेंड करिए। बच्चों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है बेसिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कोशिश करेंगे कि आपके ट्रिग्नोमेट्रीज के भी डाउट ले सकें, जो आइडेंटिटीज के जो डाउट है उनको भी क्लियर कर लें, क्योंकि आई होप हम लोग ने बेसिक सारा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो एक एक्स्ट्रा क्लास हमको हाइट एंड डिस्टेंस की भी मिली हुई है, तो बच्चों हम उसको मिक्स क्लास बना देंगे। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी और बच्चों आपके हाइट एंड डिस्टेंस, इन दोनों मिक्सअप क्वेरीज भी होंगी, तो हम उनको सबको कवर अप करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आपकी क्लियर करेंगे। तो बच्चों आई होप आपने सारे बेसिक्स पॉइंट क्लियर किए। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लासेस आपको सारे पता है, शेड्यूल पता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।